नमस्कार। आज सुगता कुमारी पर कुछ बात। मैं इसे श्रद्धांजलि नहीं कहूँगी, क्योंकि श्रद्धांजलि तो उन्हें दिया जाता है जो शेष हो जाते हैं। क्या कोई कवि या सामाजिक रूप से बहुत चेतस व्यक्ति, सामाजिक कार्यकर्ता और सही मायनों में नेता, समाज का नेता, क्या कभी शेष होता है या होती है? नहीं। उनके शब्द और उनके कार्य और उनकी प्रेरणाएं निशेष होती हैं, वो सदा बची रहती हैं और इसीलिए ये स्मरण है। मैं इसे स्मरण कहूँगी, इसे नहीं कहूँगी कि यह श्रद्धांजलि दे रही हूँ मैं एक कवि को, एक कवि को श्रद्धांजलि, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। सुगता कुमारी, जिनका जन्म हुआ था 22 जनवरी 1934 को अराणमुला में और मृत्यु 23 दिसंबर 2020 को। शरीर, जिसको मैं कहूँगी कि वो शरीर से शेष हो गई 23 दिसंबर 2020 को। उनसे मेरी मुलाकात, सबसे पहले तो मैं माला जी नमन, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि सुगता कुमारी जी से मेरी मुलाकात हुई थी सन 2011 में। साहित्य अकादमी का एक प्रोग्राम था और उसी के लिए हम लोग सब गए थे सिक्किम गंगटोक। 2011 मार्च 2011 की बात है और हम लोग वहाँ गए थे सिक्किम में। सर्व भारतीय लेखिका सम्मेलन हो रहा था गंगटोक में, तो 26-27 मार्च को था और वो सुगता जी हमारी मतलब एक तरह से अध्यक्ष थी। वो उसमें मतलब सबसे सम्मानित व्यक्ति वही थी। और वैसे तो वहाँ प्रतिभा राय भी मौजूद थी, लेकिन उन्हीं को अध्यक्षीय वो दिया गया था। तो पहली बार मैंने सुगता जी को उन्हीं दिनों देखा। उनके साथ हेमा जी सदा रहती थी, वो अकेले नहीं जाती थी, बड़ी कुछ अस्वस्थ सी रहती थी और उनकी पोजीशन भी ऐसी थी कि उनको एक मतलब व्यक्ति मिलता था जो उनके साथ यात्रा कर सके। तो हेमा जी, श्री हेमा कुमार थी उनके साथ और उनकी कविता मैंने वहाँ सुनी और उन्होंने मेरी कविता बहुत गौर से सुनी। मैंने वहाँ द्रौपदी सुनाई थी, क्या परिचय दूँ मैं अपना, और बहाने से जीवन जीती है औरत भी सुनाई थी और उसका अंग्रेजी अनुवाद भी मेरे पास था, तो मैंने अंग्रेजी अनुवाद भी सुनाया था जो वो बहुत अच्छे से समझ गई। मलयाली भाषी थी, हिंदी उन्हें नहीं आती थी और थोड़ा बहुत समझ लेती थी, लेकिन कविता समझने लायक, जिस तेज़ी से हम लोग कविताएँ पढ़ते हैं, उस समझने लायक हिंदी की उन्हें प्रैक्टिस नहीं थी। तो और अंग्रेजी में जब मैंने उसको अनुवाद सुनाया, जिसका अनुवाद किया था हमारी सखी अपर्णा मनोज, और बहाने से जीवन जीती है का अनुवाद किया था लिंडा हेस, जो कबीर की स्कॉलर हैं, तो वो बहुत प्रसन्न हुई और आकर के उन्होंने 1 मिनट के लिए, जब मैं उतरी तो मेरा हाथ पकड़ लिया और बड़े गौर से मुझे देखा। हम लोगों में कोई बात नहीं हुई और उस समय बस उन्होंने सिर्फ देखा और मैंने देखा, और जो उनसे परिचय हुआ उसे भी मैं कहूँगी कि वो संयोग ही था। 28 मार्च को गंगटोक में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल हो गई और इसीलिए हमें बहुत जल्दी ही अलसुबह हम लोगों को बागडोगरा हम लोग कारों से रवाना हो गए और वहाँ एक गेस्ट हाउस में रुके। 4-5-6 घंटे हम लोग साथ थे। तो बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा कि वो जो पोइट्रेस थी वो लोग चली जा रही है कमरे की तरफ। तो मैंने कहा, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तो सुगता जी के पास जा रहे हैं। मैं भी उनके साथ हो ली और जो मैंने वहाँ सुना वह जितना हृदय विदारक था, उतना ही आई ओपनर जिसे कहेंगे कि मेरी आंखें खोल देने वाली सारी बात थी। और उसी दौरान उन्होंने हमें बताया था कि किस तरह से जो मानसिक रोगी थे केरला के, और स्त्रियां जो थी मानसिक जो रोगिणी थी, जिन्हें हम पगलियाँ कहते हैं, पागल पगली, ऐसे जो पागल लोग थे उनको किस तरह से रखा जाता था
और उन्होंने वहाँ कैसे काम किया था। और मेरा एक लेख है जो मैंने जनसत्ता में उसी समय प्रकाशित किया था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि जो बीमार थीं, जो बूढ़ी औरतें थीं, उनको खाने पीने को भी नहीं दिया जाता था। एक ही कमरे में ठूस दिया, वहीं पर वो लोग लैट्रिन कर रही हैं, नंगी पड़ी हैं, कैसी भी स्थितियाँ हैं। और जो कदरन यंग लड़कियां थीं, औरतें थीं, उनको पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और कई बार उनको मतलब वैश्याओं की तरह इस्तेमाल करते थे वहाँ के कर्मचारी। और जिन लोगों के साथ वो रात बिताती थी या जो उनके साथ उनके ग्राहक थे, उनको सोचती थी कि वे उनके पति हैं जो कि आएंगे और उन्हें ले जाएंगे। ऐसी वो मतलब अपनी पागलपन में जैसा बोल सकते हैं ऐसा वो बताया करती थी। तो जब ये गई तो उन्होंने कहा कि एक औरत आई है, इन्होंने परमिशन लेकर के वहाँ मेंटल हेल्थ उसमें गई अपने पागल खाने में केरला के। तो कर्मचारियों ने कहा कि जैसे लोग आते वैसे आ गई है एक, और कुछ नहीं, ठीक है। तो जब जा कर के देखा तो उनकी तो मतलब बोलती हैं, उन्होंने जैसे हम लोगों को वर्णन बताया और जैसे बताया कि वो सब जगह जो कमरे थे छोटे छोटे दरबों की तरह कमरे, उसमें ठुसी हुई औरतें और गंदी और साथ में गू मूत पड़ा हुआ। तो ऐसे उन्होंने नाक में हाथ रख दिया तो ऐसा लगा जैसे कि चारों तरफ हमारे कमरे में भी वही दुर्गंध फैल गई है। और फिर उन्होंने गुहार लगाई। और जो आज हम लोग जानते हैं जिसके बारे में, नेशनल मेंटल हेल्थ मिशन और जो ये सब बना था, उसका जो शुरुआत एक तरह से वहाँ से हुई। और उन लोगों ने मजाक उड़ाया कि तुम हमारा कुछ भी नहीं कर सकती हो, तुम करोगी क्या। तो कुछ लोग मतलब उन्होंने जब इस चीज़ को मैटर को उठाया, तो ये 80s की बात है, तो कुछ लोग वहाँ निलंबित भी हो गए, कुछ लोगों की नौकरियाँ चली गई और कौन कैसे रखेंगे इनको, क्या करेंगे ऐसे। तो उसी वक्त उन्होंने एक संगठन का गठन किया जिसका नाम है अभया। मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगी कि अभया में मुझे सन 2012 में जाने का सम्मान प्राप्त हुआ था। और अभया के कार्यालय में ही मैं उनके साथ उनसे दोबारा से मिली। और जो उनके लिए लंच आया था, उन्होंने बड़े प्यार से मुझे खिलाया, तरह तरह की सब्जियां, मलयाली ढंग की सब्जी, भात, दही, और सबसे अच्छी थी चुकंदर की सब्जी। मुझे चुकंदर की सब्जी और चुकंदर के पत्ते की सब्जी मुझे सबसे अच्छी लगी। मुझे आज भी उसका स्वाद मेरे मुंह में बसा हुआ है वो। और उसके बाद हम लोग उन लड़कियों से मिले। ये तो जो मेंटल रोगिणी थी उनके लिए थी। और उसके बाद उनका कार्यक्षेत्र और बढ़ा और जो वैश्याओं के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया, और वैश्याओं की लड़कियों के लिए कि वो लोग पढ़े लिखे, कुछ काम वाम सुने, हुनर सीखें, इसीलिए एक और संस्था बनी जिसका नाम था अभया बाला। तो वो लोग क्या काम करती थी अभया बाला में, मैंने यह भी देखा। सन 2012 में जब मैं उनके पास गई, कभी कभी बड़ा स्नेह मिल जाता है और वो स्नेह मतलब मुझे लगता है कि जिलाए रखता है। तो यह तो उनका एक छोटा सा परिचय है, एक जिसमें कि उन्होंने वैश्याओं के साथ, वैश्याओं के लोगों, उनके लड़कियों के साथ, उनके बच्चों के साथ काम किया। और दूसरा जो मेंटल हेल्थ, एक जो महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया, जिसके लिए अगर आप लोग आज भी सुगता कुमारी को टाइप करके उसमें डालेंगे मतलब नेट पे, तो आपको साइलेंट वैली और इस तरह के उनके काम जो है उन पर मिलेगा। साइलेंट वैली में एक हाइड्रो पावर का एक प्लांट लगना था और तब उन्होंने इसका विरोध किया। उनके साथ MS स्वामीनाथन और सब लोग थे। MS स्वामीनाथन के पास गई, उन्होंने कहा कि मैं आगे बढ़ कर के काम करना चाहती हूँ। MS स्वामीनाथन आप लोगों को याद है ना, ग्रीन रिवोल्यूशन वाले MS स्वामीनाथन, जिन्होंने धान की बहुत सारी वेराइटीज़ और इस तरह का वो किया है, वो मतलब एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं वो। तो उनके मतलब उस पर वो गई और उन्होंने कहा कि मैं काम करना चाहती हूँ साइलेंट। उन्होंने कहा तुम नहीं कर सकती हो, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, साइलेंट वैली में जाना, वहाँ पर मतलब इस तरह के काम करना। उन्होंने कहा नहीं, आप बस मुझे बताइए और मुझे काम करना है।
और उन्होंने वहाँ पर काम किया और उस प्रोजेक्ट को बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बचा ली। वो प्रोजेक्ट नहीं चला और साइलेंट वैली एक तरह से इन जैसे जो इन्होंने अपने साथ और स्त्रियों को भी लगाया और लोगों को भी लगाया और सब लोगों ने मिल करके एक तरह से साइलेंट वैली को बचा लिया। केरल की वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर इस तरह के जीव और इस तरह के पेड़ पौधे और सब चीज़ें मिलती हैं जो अब यदि ख़त्म हो गई तो समझिए दुनिया से उठ गई। तो उसको भी उन्होंने बचाया और साइलेंट वैली पर उन्होंने एक बाकायदा उनकी एक किताब भी है, उनकी कविताएं भी, जो उनके रचनाएं हैं उसमें से एक साइलेंट वैली भी है। तो इस पर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया और जब वो बताया उन्होंने तो मैंने कहा दीदी मुझे भी जाना है साइलेंट वैली। तो वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा तुम जा पाओगे, तुम दिल्ली वाली हो, नौकरी करती हो। उस समय मैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डायरेक्टर थी। तो उन्होंने कहा तुम नौकरी करती हो, 2 दिनों के लिए तो यहाँ आई हो। मैं श्री चित्रा गई थी। श्री चित्रा एक हॉस्पिटल है त्रिवेंद्रम में, मैं वहाँ गई थी। तो 2012 में मेरी उनसे मुलाकात इस तरह से हुई थी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि जब मैंने उनसे कहा कि दीदी आप तो जानती हैं कि मैं भी कुछ कविताएं लिखती हूँ, तो और मैं आपकी एक कविता का ट्रांसलेशन अपने हिंदी भाषी लोगों के लिए करना चाहती हूँ, क्योंकि हिंदी भाषा में 2011 में मेरी वो जो जनसत्ता में छपा हुआ पहला लेख था, जिसमें कि लोगों को, यहाँ के लोगों को, बहुत सारे कुछ लोगों को पता होगा, ज़रूर से पता होगा, लेकिन बहुत लोगों को जो जन सामान्य है और बहुत लोगों को सुगता कुमारी के बारे में नहीं पता था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम बहुत चाहती हो कि मेरी कविता का अनुवाद करो, तो उन्होंने मुझे कविता दी, अंग्रेजी में दी, क्योंकि मुझे मलयालम नहीं आती है। तो उन्होंने अंग्रेजी में दी और उस कविता को मैं आप लोगों को सबसे पहले सुनाना चाहती हूँ। और वो कविता है प्यार का रंग। सुनिए और सुनिए यह भी कि 23 को अब शरीर से सुगता जी हमारे साथ नहीं है। और उसके अंतिम पैराग्राफ को जरूर सुनिएगा इस दृष्टि से। प्यार का रंग। प्यार का रंग क्या है? प्यार का रंग क्या है? धवल। शिशु के तृषित होठों पर मां के दूध का धवल रंग। शिशु के तृषित होठों पर मां के दूध का धवल रंग। प्यार का रंग क्या है? लाल। प्रेम के नव स्वप्न सरीखा तो क्या लाल। प्यार का रंग क्या है? स्वर्णिम। प्यार का रंग क्या है? स्वर्णिम। मध्य वय में शक्ति के सुवर्ण मुकुट सा तो क्या स्वर्णिम। प्यार का रंग क्या है? तब जब शाम घिरती है और तुम शिथिल गात थक हार गिर पड़ते हो सड़क किनारे। और तुम्हारे सूखे होठ अंतिम शब्द कहने को खुलते हैं, किंतु फड़फड़ा कर रह जाते हैं और उन पर गंगा जल बूंद बूंद टपकता है तो क्या शीतल। बूंद बूंद टपकते टपकते गंगा जल सा तो क्या तप्त अश्रु जल सा। तो क्या शीतल बूंद बूंद टपकते गंगा जल सा तो क्या तप्त अश्रु जल सा। वह शीतल वह तप्त है। ये वो कविता थी जिसका मैंने अनुवाद 2011 में किया और उम्र के हर पड़ाव में प्यार का एक दूसरा ही रंग देखने को मिला। और मुझे लगा कि मैं जब जब उनसे मिली, मेरी उनसे मुलाकात करीब 4-5 बारी हुई, और जब जब मैं उनसे मिली एक नया रंग मुझ पर चढ़ जाता था। 2012 मार्च में जब मैं गई थी श्री चित्रा त्रिवेंद्रम में, तो वहाँ पर इंस्पेक्शन करने के बाद वहाँ का एक
मीटिंग्स थी गवर्निंग बॉडी वगैरह की, उसको अटेंड करने के बाद मैंने कहा कि अब मुझे मिलना है सुगता कुमारी जी से। मेरे साथ उस यात्रा में पुरुषोत्तम अग्रवाल भी थे, हम दोनों साथ ही गए थे। उनकी वहाँ कोई मीटिंग थी और मेरी भी बाई चांस उसी समय एक मीटिंग हो रही थी, तो हम दोनों साथ ही चले गए थे। तो जो हमारे ड्राइवर थे उन्होंने कहा, सुगता टीचर से मिलने जा रहे हो? हमने कहा हाँ। जो हमारे साथ एक अन्य व्यक्ति भी थे, एक तरह से उनके मतलब सिक्योरिटी के लिए थे पुरुषोत्तम जी की, तो वो उनके चेहरे पर भी चमक आ गई। उन्होंने कहा कि दर्शन तो मैं भी करूँगा अगर आप लोग चल रहे हैं तो हमने कहा, तो हमने ड्राइवर जी से पूछा कि मैंने वैसे तो फ़ोन पे ले लिया था उनका कहाँ जाना है कहाँ नहीं, लेकिन ड्राइवर ने कहा कि नहीं मैं आपको ले चलूँगा, आपको कोई उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं, मैं वहाँ पर ले चलूँगा। और हम लोग जब भीतर गए तो ड्राइवर भी बाकायदा गए, उन्होंने भी प्रणाम किया, और हमारे जो सिक्योरिटी वाले थे वो भी गए, उन्होंने भी प्रणाम किया। और उनके चेहरे पर जो एक तरह का ऐसे धन्य हो जाने का सा जो भाव था, और यह भी भाव कि हम जानते हैं और ये दिल्ली वाले उनसे मिलने आए हैं, और हमारी सुगता टीचर मतलब सब लोगों को कितनी प्रिय है, ये जो बात थी वो तो अद्भुत थी, अद्भुत मैं कहूँगी। और फिर हम लोग उनसे मिले, और वो पुराने तरीके का केरल का वो जो घर था जो लकड़ियों से और इस तरह से बनता है और ख़ास तरीके से थोड़ी सी ऊंचाई लेकर के बनता है, वो वाला पुराना किस्म का घर। तो उन्होंने ख़ास मुझे वहाँ पर इसलिए बुलाया था क्योंकि वो चाहती थी कि उस तरह का जो ट्रेडिशनल परंपरागत घर हैं केरल के, वो भी मैं देखूं। तो उन्होंने वहाँ पर दिखाया, वो बाहर का कुआं भी दिखाया, वो तुलसी भी दिखाई, और सब चीज़ें दिखाई उन्होंने। और हम लोग मतलब कुछ देर बात करते रहे, और बातों में एक बात हुई जिसके बारे में प्रोफेसर शांति नायर ने 23 तारीख को एक उनके बारे में लिखा था, नोट लिखा था, जो हमें मतलब पुरुषोत्तम ने मुझे टैग किया था और वहाँ से पुरुषोत्तम जी ने शेयर किया था। उसमें उन्होंने उनके बारे में जो लिखा प्रोफेसर शांति नायर ने, तो प्रोफेसर शांति नायर इस बात को मतलब मैं क्या बताऊँ, उस नोट को पढ़ने के बाद जैसे कि एक और रंग चढ़ गया, ऐसा भी मुझे लगा। तो मैं उस घर में गई, और जब जिस नोट के बारे में पुरुषोत्तम ने लिखा है उस नोट को आप लोग पढ़िएगा, मेरे उस वॉल पर भी है और पुरुषोत्तम जी की भी वॉल पर भी है, लेकिन उसको मैं इस तरह से कहना चाहूँगी। उन्होंने मुझसे पूछा कि सो व्हेन आर यू लीविंग सुमन? मैंने उन्हें कहा कि बस कल ही जाना है, मेरी फ़्लाइट हम लोगों की कल है, मैं 2-3 दिन के लिए ही आई थी श्री चित्रा। तो मैंने कहा जाने से पहले आपसे मिले बिना तो मैं जाऊंगी नहीं। तो उन्होंने कहा नो यू कांट गो। तो मैंने कहा बट टिकट्स आर बुकड, हमारी टिकटें हवाई जहाज़ की बुकड हैं और मुझे दफ्तर जा कर के ज्वाइन भी करना है, वहीं से टिकटें आई हैं मेरी। उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं होता, तुम्हें वहाँ से टिकटें आई हो चाहे कहीं से भी आई हो, तुम अपनी टिकट कैंसिल करवाओ। और पुरुषोत्तम जी यू मे गो, आपको मैं नहीं रोकूंगी, बट सुमन हैज़ टू स्टे बैक। तो पता चला भाई किस लिए रुकना है। तो उन्होंने कहा कि कल यहाँ पर अट्टकुल पोंगल इसका त्योहार है, त्योहार नहीं तपस, उनके शब्दों में तपस, उसकी तपस्या है। जो लोग इस समय मौजूद हैं, जो लोग सुन रहे हैं या जो लोग इसको बाद में भी सुनेंगे, ऐसा लगता है मुझे कि बाद में सुनेंगे, और जिन्होंने अमृतलाल नागर की सुहाग के नूपुर पढ़ी है या उसके बारे में सुना है, वो लोग जानेंगे कि उसमें कर्णगी की कथा है। और कर्णगी एक व्यापारी की पुत्री है जिसका विवाह कोवलन नामक एक युवक से हो जाता है, और फिर मतलब कोवलन जल्दी ही माधवी नामक एक नृत्य कला में प्रवीण जो हैं उनके प्रेम में पड़ जाते हैं और उन्हीं के घर में जाके चले जाते हैं हमारी कर्णगी को छोड़ करके। और जब मतलब ऐसा नहीं कि माधवी उन्हें प्रेम नहीं करती, लेकिन माधवी को उनके
धन से ज़्यादा प्रेम है। तो जब धन और यौवन दोनों ही खत्म हो जाता है तो माधवी उन्हें भगा देती है, भाई अब तुम्हारे पास धन भी नहीं, यौवन भी नहीं, तो क्या काम। तो वापस लौटते कर्णगी के पास, और कर्णगी उन्हें बोलती है कि चलो ऐसा करते हैं कि हम लोग मदुरई चलते हैं, वहाँ पर फिर से व्यापार शुरू करेंगे। और मदुरई में कर्णगी अपने नूपुर, जो सुहाग के नूपुर हैं पाजेब, वो उन्हें देती है बेचने के लिए कि बेच दो, क्योंकि वो खास नूपुर हैं जिसकी जो मोती मनके हैं उसके भी उनके अंदर माणिक्य रखे हुए हैं, और जो बचते हैं वो माणिक्य के उससे बचते हैं। तो उनका बहुत पैसा तुम्हें मिलेगा और इसी से हम फिर से व्यापार शुरू कर लेंगे। वो एक नूपुर निकाल करके उनको दे देती है। दुर्भाग्य से रानी के नूपुर चोरी हो गए होते, मदुरई के रानी के, और उनके नूपुर हूबहू वैसे हैं जैसे कि कर्णगी के नूपुर हैं। ये कथा है। और जब ये बेचने जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे इसने चोरी के नूपुर हैं, तो राजा उसे पकड़ लेता है, कोवलन को। ये कहानी एक कहानी है जिसको अमृतलाल नागर ने लिखा सुहाग के नूपुर में। सुहाग के नूपुर का अंत जैसे कि पुरुष की कहानी का अक्सर ही होता है, जैसे उनके दिन फिरे वैसे सबके दिन फिरे के मुद्रा में वो एक सुखांत है कि उसके बाद उनके दिन फिर गए और वो रहने लगे। पता चल गया है भाई ये तो कर्णगी के नूपुर है, वो रानी के नूपुर नहीं है, आदि आदि। लेकिन जो लोक कथा है वो बहुत अलग है। लोक कथा औरत की लिखी लोक कथा है, और वो वही अंतर है जो स्त्री की लिखी लोक कथा में होता है। औरत के दुख का होता है, औरत के तप का होता है। कोवलन को राजा मार देता है, और उस क्रोध में जो हमारी कर्णगी है वो बिल्कुल काली के मुद्रा में आ जाती है और वो राजा को मार देती है। उसके बाद वो जैसे काली विध्वंस की उसमें है, उसी विध्वंस मोड में है, और अपनी एक छाती को पकड़ के वो खींचती है और खून से लथपथ है लेकिन उसको जमीन पर फेंक देती है। वो जैसे कि मातृत्व और हर स्त्री की प्रकृति की का विरोध है, जैसे कि उसकी छाती, अपनी एक छाती को नोच करके फेंक देना उसका विरोध है। ये कहानी, ये वाली कहानी मुझे सुनाई महामना सुगता कुमारी ने। मैंने उसी समय उनके लिए लिखा था महामना। अब क्या होता है कि वो मतलब विध्वंस कर रही है, और जब त्रिवेंद्रम के नजदीक पहुंचती है वो बिल्कुल घायल शेरनी की तरह, लेकिन भूखी प्यासी लगभग अधमरी, तो गांव की औरतें उसे देखती हैं, उसको सहारा देती हैं, उसके माथे पर हाथ फेरती हैं, उसका दुख सुनती हैं, अपने दुख कहती हैं, और उनके पास जो थोड़ा बहुत है बचा हुआ भात, माड़, थोड़ी सी इमली की चटनी, थोड़े से कुछ पुए जैसी कोई चीज़, जो घर में थोड़ा बहुत बचा है उसको खिलाती हैं, उसको सांत्वना देती हैं। लेकिन वो चंडिका वही मतलब एक तरह से देवी रूप उसका हो जाता है, उसको देवी की तरह मानती हैं। और वहाँ पर अट्टकुल, जहाँ उसकी मृत्यु होती है कर्णगी की, वहाँ पर एक मंदिर बना है जिसका नाम है अट्टकुल देवी का मंदिर। इस कहानी का अंत सुखांत नहीं है। इस कहानी का अंत तपस्या का भाव देता है, क्योंकि कर्णगी सारी जिंदगी कोवलन का इंतजार करती रही, और जब वो आया तो उसने कहा कि चलो फिर से व्यापार शुरू करते हैं, हम फिर से एक बार ज़िंदगी शुरू करते हैं। वो ज़िंदगी शुरू करने के उसमें मृत्यु में, और मृत्यु मरते मरते अनेक स्त्रियों के लिए एक तरह से जैसे कि जीवन जीने का सलीका, कि मारने में वो नहीं है बल्कि बचाने में। कर्णगी को जितनी देर तक भी बचाया गया, उसको खाना दिया गया, उसकी दुख सुना गया, उस बचाने और सुनने में जीवन है।
और इसी के उसमें मैंने नोट किया है आप लोगों के लिए। एक सेकंड रुकिए। क्या है प्यार का रंग। बड़े सारे नोट्स लिए थे, उल्टे सीधे हो गए नोट्स। तो कौन सा महीना था ये? महीना है मकरम कुंभम, मलयालम का महीना है। मकरम कुंभम नामक मलयालम माह में कार्तिक नक्षत्र के उदय होने के आरंभिक 10 दिनों में वहाँ पर एक उनको उसका त्यौहार मनाया जाता है। और जो 9वां दिन है उस दिन वो त्यौहार का सा माहौल, भले ही थोड़ा त्यौहार का सा रहे, लेकिन वो तप का दिन है। और त्रिवेंद्रम में अट्टकुल मंदिर के आसपास और लगभग 5-7 किलोमीटर के घेरे में या उससे भी ज़्यादा घेरे में उस दिन सारे सड़क पर औरतें, उनके साथ उनके पति भी, बेटा भी, कहीं कहीं जब मैंने तो बेटों को भी देखा, भाइयों को भी देखा, वहाँ पर वो लोग इकट्ठे होते हैं और 3-3 ईंटों के चूल्हे बनाए जाते हैं और वहाँ पर भात बनाया जाता है मिट्टी की हांडी में। नारियल के पत्तों से चूल्हों को जलाया जाता है, मिट्टी की हाड़ में भात बनता है और 25-30 लाख, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये कि 25-30 लाख से भी ज़्यादा लोग वहाँ, और ख़ास तौर से औरतें इकट्ठी होती हैं और वो भात बनाती हैं। करीब 10-10:15 बजे मंदिर के जो वहाँ दिया जलता है अट्टकुल पोंगल के मंदिर से, वहाँ से ही अग्नि ला करके पहला चूल्हा जलाया जाता है और वही अग्नि से फिर चूल्हा जलता चला जाता है एक के बाद एक। कुछ लोग अपना भी जला लेते हैं क्योंकि इतने 5-7 किलोमीटर में तो नहीं, लेकिन 10-10:15 बजे जैसे ही पहला घंटा बजा वैसे ही अग्नि जली और भात बनना शुरू हुआ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें तो इस तपस्या में भाग लेना, तुम्हें तो देख इसको जानना है, तुम रुको। तुरंत ही उन्होंने मतलब कहा, मेरी टिकट कैंसिल करवा दी। और एक पट्टम जो जगह है वहाँ पर SUT ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स है, वहाँ पर एक डॉक्टर अरीफा है जो उनके पास उसी समय थी। उनके हवाले मुझे किया कि भाई इनके लिए कमरे का प्रबंध करो और इनके लिए हड़िया और इन सब अग्नि की जलाने की चीज़ें और सब चीज़ों का प्रबंध किया जाए, पत्तों वत्तों का, चावल का प्रबंध किया जाए। ये वहाँ पर कल भात बनाएंगी, पोंगल बनाएंगी और उसका भोग लगाएंगी और उसके बाद ही कहीं जाएंगी। तो अगले दिन सुबह 5 बजे मुझे, और ये सब चीज़ निर्जल निराहार रह करके किया जाता है। जब तक मंदिर में भोग ना लग जाए फिर तब सब लोग उसका प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो 2-2:30-3 बज जाते हैं आराम से। तो निर्जल निराहार रह करके ही इसको करना है। केरल आप लोग जानते हैं कि वो मतलब वो हिस्सा है जहाँ पर सर्दियों में गर्मी पड़ती है। जब हम लोगों के यहाँ सर्दियाँ हैं तो वहाँ पर गर्मी की स्थिति है, वहाँ पर उसमें है वो। तो कैंसर, जो टॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ है, इसलिए वहाँ पर गर्मी की होती है। और 10-10:15 बजे मार्च का महीना था, बेहद गर्मी, नीचे बालू रेत, ऊपर सूर्य और पेट में भूख और दिल में गंदगी का दर्द। ये सब तरह की गर्मी में वो करते हुए वहाँ पर लाखों 30-35 लाख औरतें और मर्द और सब लोग वो करते हैं और इसी बनाते हैं। फिर जाकर मैं अटकल मंदिर में भी गई, वहाँ पर भी दर्शन किए मैंने। इसके साथ ही एक बहुत ही दूसरी चीज़ भी मुझे देखने को मिली। मैंने देखा कि ब्राइडल वेश में छोटी छोटी लड़कियाँ दिखी। मैंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा कि भाई ये लोग मनौती मांगते हैं और इसीलिए बिल्कुल क्रिश्चियन ब्राइडल वेश में वो बच्चियाँ वहाँ पर मतलब माता पिता के साथ वो मंदिर में गईं। और लड़के जब प्रसाद ग्रहण करेंगे तो खाली एक मतलब लुंगी सी बांधे रहेंगे बस, और कुछ नहीं पहनेंगे, ऊपर से खाली शरीर। वो 9 दिन वहीं रहते हैं मंदिर के पास ही, उसी में रहते हैं। लेकिन लड़कियां घर से आती हैं
और चली जाती हैं। तो ये बड़ा मजे वो लगा कि लड़के बिल्कुल केरल के उसमें, और लड़कियां ब्राइडल जो ड्रेस थी वो क्रिश्चियंस की तरह की, उन्होंने फूल भी पकड़ रखे थे, माथे में वो भी लगा रखा था, सब उस तरह का। तो बहुत ही मतलब गजब का मतलब जैसे हमारा देश है अनेकता अनेकता वाला, वैसे ही वहाँ पर अनेक रूप देखने को मिल रहे थे। तो जब SCAT ग्रुप की जो श्रीमती सती राजगोपाल मुझे सुबह 5:30 बजे ले गई, और वहाँ पर फिर मैंने ये सब चीज़ें देखी, बनाया और वो किया। ये देखना, इस कहानी को सुनना और उस बड़े जनसमूह का हिस्सा होना, जब भात में पहला वो खद का भात और ऊपर उसकी झाग ऊपर उठा, तो जैसे बंगाली शादी और शुभ कर्म में उलूक ध्वनि करते ना, उलू करके, वैसे सब लोगों ने आसपास करना, स्त्रियों ने शुरू कर दिया। मैंने कहा, अरे वाह, केरल में बंगाल गजब। तो एक अजब अनुभव जो था मेरे लिए, और जब मैं उनसे फिर गई, मैं ये उनको धन्यवाद करने और एक तरह से उनसे विदा लेने की, मुझे अगले दिन आना था। अगले दिन होली थी, मुझे घर मैं चाहती थी कि होली के दिन मैं घर पहुंच जाऊं। तब मैं अभया और अभया बाला के कार्यालय में मुझे ले गई, और वहाँ मैं बहुत लोगों से मिली। वो मेरे लिए गजब अनुभव। मैं कहूँगी ऐसे अनुभव बहुत कम होते हैं कि बच्चे एकदम उनको घेर के खड़े हो गए, टीचर। और वो जो सुगता टीचर क्या है, कौन होता है टीचर, जैसे कि एक प्रत्यक्ष में जान रही हूँ, शब्द से नहीं, कर्म से देख रही हूँ कि हाँ, वह जो अपने कामों से भी लोगों को शिक्षा दे। सुगता जी से मेरी अगली मुलाकात जब हुई, वह भी एक खास मौका था। सरस्वती सम्मान मिला था उन्हें 2013 में, और जब 2013 में उन्हें सरस्वती सम्मान मिला, तो बकायदा मेरे पास फ़ोन उन्होंने किया, मतलब हेमा जी ने फ़ोन किया और कहा कि सुमन को बता दो कि मैं आ रही हूँ, और सुमन अपनी नौकरी वाली वो है, तो किसी भी तरह से आ जाए। तो वहाँ पर गलत कर दिया मैंने, तो मैंने मतलब मेरे लिए बहुत ही उसकी बात थी कि मैं सुगता जी से मिलूं। तो मैं उनसे मिलने गई, और जब मैं उनसे मिलने गई तो वहाँ पर उन्होंने जो कविता पढ़ी, वो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को वो ज़रूर सुना दूँ, वो कविता ज़रूर सुना दूँ। मैंने उसको नोट करके रखा हुआ यहाँ पर, कहाँ चला गया, ये देखिए। पुरस्कार लेते वक्त जो उन्होंने वक्तव्य दिया, और कवि, श्रेष्ठ कवि थी वो, सुगता जी श्रेष्ठ कवि हैं कहूँगी मैं। तो उन्होंने जो कविता पढ़ी उसको मैं सुना रही हूँ। बार बार मेरा आभार, आभारी हूँ रास्ते की, कड़ी धूप की, और उस बोझ की भी जो मेरे कंधों को झुकाता रहा है। आभारी हूँ छाया के उस नन्हे से टुकड़े की, जिसने मेरी राह को शीतल बनाया। पेड़ की फुनगी पर कूकती कोयल की कूक को भी मेरा आभार। आभार उन नुकीले पत्थरों को, जिनकी चोट राहों में कसकती रही सदा। आभार आग बरसाते सूरज का, और पत्थरों के उस ढेर का भी, जिस पर बोझा उतार मेरा बटोही मन सुस्ताता था। उस कुएं का भी आभार, जिसका शीतल जल मेरी प्यास बुझाता था। अपने मन की गहराइयों से मैं कहना चाहती हूँ, मैं आप सबकी कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। मेरी राह बेहद उदास और धुंधली थी, जिस पर छल प्रपंच के गहरे गड्ढे थे, पर आभारी हूँ उन चांदनी रातों के, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। आभार देती हूँ उन सबको बार बार, कृतज्ञ हूँ
राह के किनारे मुस्कुराते उस छोटे से फूल की, कृतज्ञ हूँ चिड़िया के कंपित स्वर में गाए गीत की, कृतज्ञ हूँ उन आंसुओं की जो कभी सूखे ही नहीं, कृतज्ञ हूँ करुणामयी अंतः सलिला की जिसने कभी सूखने नहीं दिया मेरा जीवन। चलती रही मैं खाली हाथ अकेली और केवल अकेली उस दीपक की ओर जो किसी ने मेरे लिए जलाया और सहेज रखा अपनी हथेली पर। अब मेरे पास बचाने के लिए कुछ भी नहीं है शेष, और न पुकारने के लिए कोई अंतिम शब्द, न कोई खिलखिलाता फूल, न उगती सुबह, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। बस एक अनुकंपा भरी पुकार है और है एक गीत जिसे मन ही मन मैं गुनगुनाती हूँ। ये कविता उन्होंने उस समय पढ़ी जब उन्होंने पुरस्कार लिया 2013 में। वो शाम मेरे लिए बहुत खास थी। टीचर से एक बार फिर मिलना, कवि से फिर एक बार मिलना। वो सही अर्थों में कवि थी, उसी अर्थों में कवि जिस अर्थ में कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। मैं सच बता रही हूँ आपको। अट्टगोल पोंगल में भाग लेने के, जिस सुबह मुझे भाग लेना था, जिस शाम को मैं वहाँ गेस्ट हाउस में रुकी हुई थी उनके सौजन्य से, वहाँ टेलीविज़न पर मैं एक खबर देख रही थी। एक मजदूर का हाथ किसी ने काट दिया था और वो मजदूर जिस सूनी निगाह से देख रहा था जैसे उसे आभास ही ना हो कि उसके हाथ किसी ने काट दिया हो। समाचार चल रहे थे और उसका हाथ किसी ने काट दिया था। मैं सच कहूँ तो मैंने उस रात भोजन नहीं किया था, अगले दिन ये जानते हुए भी कि मुझे उपवास करना है। हेमा जी ने मुझे किसी तरह मेरे मुंह में पनीर के साथ 2 रोटी के टुकड़े रख दिए थे, मतलब कौर। उन्होंने कहा नहीं, आपको सुबह वो करना है और ऐसे नहीं करना, आपको भी ब्लड प्रेशर भी है, आप ऐसे नहीं करेंगे। और जब मैं भोजन बना रही थी, जब मैं और लोगों के साथ थी और मेरा बहुत ख्याल रखे हुए थे क्योंकि मैं सुगता टीचर की बहुत खास मेहमान थी, तो सब आसपास के लोग, बहुत दूर दूर से लेडीज़ आकर के मुझसे मिल रही थी और कई लोगों ने मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाए। इसलिए नहीं कि सुमन केशरी वहाँ थी, इसलिए कि सुगता कुमारी की एक खास मेहमान वहाँ थी जिसको खास सुगता जी ने भेजा था वहाँ पर। मेरा कोई उसमें वो नहीं था। तो बनाते बनाते मेरे मन में भी एक कविता आई और मैं वो कविता आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। कण्णगी पर मैंने कई कविताएं लिखी, उनमें से 2 कविताएं मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। सामने समाचार में हाथ कटा एक मजदूर देख रहा है, जाने तो क्या शून्य में। आंखों में न दुख है न पीड़ा, कोई आशंका भी नहीं, न कोई क्रोध, बस देख रहा है आंखों में तमाम सूनापन भरे। मेरे मुंह में पड़ा निवाला किरिच में बदल गया है, काटता भोजन नली अमाशय और तमाम कोशिकाएं। अगले रोज अट्टगोल पोंगल में पंचांगनी के ताप में झुलसती मैं आह्वान करती हूँ शक्ति का हृदय की पूरी ज्वाला से, और मांगती हूँ विवेक, संयम, करुणा का छिड़काव हम नर अधमों पर, जिससे भरा जा सके एक बूंद आंसू उन आंखों में। ये कविता खाना बनाते बनाते मेरे मन में कौंधी, पूरी कविता कौंधी, और आंखों से जो आंसू बहा। मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को सच बता रही हूँ कि उसमें से एक बूंद सीधे उस बटलोई में गिरा, उस मिट्टी की हांडी में गिरा जिसमें कि वो पक रहा था। मैंने माँ से कहा कि माँ, ये सच्चा जल है, जिस जल में भोजन बन रहा है वो अलग है, लेकिन ये मानना कि नमक इन्हीं आंसुओं का है इनमें। वैसे नमक डाल करके भात नहीं पकता है, दूसरी चीज़ें पकती हैं, लेकिन नमक डाल के भात नहीं पकता। लेकिन मैंने माँ से क्षमा भी मांगी और किया भी।
मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मेरे साथ पुरुषोत्तम थे, और जब सुगता जी ने कहानी सुनाई, वो अपने ही मगन सुना रही थी, और जब उन्होंने सुनाने के बाद ऐसे देखा तो पुरुषोत्तम जी के आंखों से आंसू धाराधार बह रहे थे। और तब उन्होंने कहा, आपकी आंखों में आंसू करने की कथा सुन करके काश हमारे इस समाज में, हमारे देश में, इस संसार में आप जैसे बहुत से पुरुष हो, तो शायद दुनिया कुछ बेहतर होगी। ये सच कहूँ तो ये बात मैंने उसमें लिखा है, जो कनेगी वाली और तब औरत के लिए तब वाली जो लिखा है, जो जनसत्ता में छपा था, उसका लिंक मैं लगा दूंगी, क्योंकि मैंने वो शेयर भी किया था फोटोग्राफ्स के साथ फेसबुक में उसी समय 2012 में ही। तो मेरे लिए सच कहूँ तो गर्व की भी बात थी, एक तरह से दुख की भी बात थी कि ऐसे पुरुष बहुत नहीं हैं। और उस कथा के सागर में से जैसे उतरा जाने की भी बात थी, जैसे कि मैं उस कथा के सागर में जिसमें मैं डूब रही थी, उससे किसी ने मुझे उठा करके फिर से जीवन जगत में लाके खड़ा कर दिया हो। तो एक कविता यह भी आई मेरे मन में। ये कविताएं कहीं छपी नहीं है, ना तो हाथ कटे मजदूर वाली छपी है, ना ये छपी है, ये सिर्फ लिखी गई थी। हाथ कटे मजदूर वाली जनसत्ता के उस लेख में छपी थी। मैं आप लोगों को सुधार लूँ अपनी बात, लेकिन ये कविता कहीं नहीं छपी। मैंने रोते देखा एक पुरुष शिशु को, कथा सुनते कण्णगी की। कथा महासरिता के मुख से, कुछ कथा की व्यथा कुछ मुख की। बह निकले थे आंसू और एक कमल खिला था कथा सर में आशा का। कथा सर में आशा का कमल खिलना था, एक पुरुष के आंसू कमल खिल गया, सच कहूं तो। और फिर मुझे लगा कि मैं लगातार कण्णगी की कथा के बारे में, जैसा कि होता है कि हम लोग सोचते ही रहते हैं, कथा ही कुछ ऐसी है। तो उसके बाद एक और कविता ने जन्म लिया। मैंने कहा ना कि अनेक कविताओं ने जन्म लिया, जो कि कण्णगी किससे जुड़ते हुए भी जुड़ा हुआ नहीं था। और मुझे लगा कि एक औरत को आखिर क्या चाहिए होता है, कण्णगी को क्या चाहिए था, या किसी भी औरत को क्या चाहिए होता है। ये कविता छपी है मेरी इस किताब में, मोनालिसा की आंखों में है ये कविता 95 पृष्ठ पर। और मैं वो कविता आप लोगों के साथ पढ़ना चाहती हूँ। एक औरत को क्या चाहिए, एक औरत को क्या चाहिए, पात भर भात और अनुराग अपने प्रिय का। पात भर भात और अनुराग अपने प्रिय का, फिर वह लांघ लेगी पूरी पृथ्वी अविराम। मथ कर रख देगी समुद्र को, सूरज से आग ले जला लेगी चूल्हा। बादलों को पतंग बना टांग देगी पेड़ों पर, और चांद उसके बच्चों का खिलौना बना दौड़ता रहेगा रात भर। एक बार फिर पढ़ूं। सभी औरतों की यही एक बहुत बड़ी चाह अपने प्रिय से ये होती है। एक औरत को क्या चाहिए, पात भर भात और अनुराग अपने प्रिय का, फिर वह लांघ लेगी पूरी पृथ्वी अविराम। मथ कर रख देगी समुद्र को, सूरज से आग ले जला लेगी चूल्हा। बादलों को पतंग बना टांग देगी पेड़ों पर, और चांद उसके बच्चों का खिलौना बना दौड़ता रहेगा रात भर। औरत को क्या चाहिए, एक सच होता सपना प्रेम का, और चुटकी भर विश्वास नमक सा। चुटकी भर विश्वास नमक सा। इस बात को लिखा भी है, मतलब इस कविता का जो ब्लर्ब लिखा है वो बहुत ही अच्छे कवि हमारे समय के और बहुत जाने माने व्यक्ति अशोक वाजपेयी ने लिखा है, और उन्होंने इस बात को नोट किया है, चुटकी भर विश्वास नमक सा।
इतना ही विश्वास चाहिए होता संबंधों को जीवित रखने के लिए, संबंधों को बने रहने के लिए। और बहुत फ्रिजाइल देह यष्टि थी इनकी। और इनको आप लोगों को बताऊं, उन्हें कोरोना हो गया था और उसी से वो जाती रही सुगता जी। अब मुझे अभी भी, मैंने जब देखा, मैं सच कहूँ तो मैंने शेयर भी अगले दिन किया प्रोफेसर शांति नायर वाला, जैसे कि विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई इस तरह से चला गया। अब उसको कभी ना देख सकूंगी। और थोड़ी देर पहले, इसको संयोगी मानिए, थोड़ी देर पहले प्रोफेसर शांति नायर ने एक मैसेज भेजा और ये मैसेज मुझे पुरुषोत्तम जी ने पास ऑन किया। और इसमें प्रोफेसर शांति नायर ने कृष्ण नी एन्ने अरियल्ला कान्हा तू मोहे न जाने रे, इसका अनुवाद ये है। इसका अनुवाद उन्होंने किया है और मैं आपको बताऊं, इसके अनुवाद को मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। अगर सुना गोकुल गांव के छोर माटी की कुटिया में हो गरीबन एक रे, कान्हा तू मोहे ना जाने रे, रंगीन घाघरे के चुनटे लहराती, नाद मधुर नूपुरों से बरसाती। मैं इतना ही सुनाऊंगी आप लोगों को क्योंकि मैंने उनसे परमिशन नहीं लिया था। मुझे, जब मैं यहाँ पर थी और कुछ पढ़ रही थी इन्हीं सब चीज़ों के बारे में, तो पुरुषोत्तम जी ने भेजा और कहा कि देखो प्रोफेसर शांति नायर ने ये अनुवाद किया है। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि उन्होंने भी ये अनुवाद किया है। और जो ये किताबों की लिस्ट में पढ़ूंगी, कुछ एक किताबें हैं खाली, उनमें से जो मैं, अच्छा एक बात तो बताने ही भूल गई। अरे भाई, सुगता कुमारी के पिता बोधेश्वरन भी एक कवि हुआ करते थे और उनकी माँ कार्तियायनी अम्मा अपने समय की पहली, अपने गांव की पहली पोस्ट ग्रेजुएट स्त्री थी और उनको स्कॉलरशिप मिली थी मद्रास में पढ़ने के लिए। संस्कृत की वो अध्येता थी। तो माता पिता से बकायदा उनको संस्कार, तीन लड़कियां, इनकी 3 लड़कियां थी, तीनों को साहित्य का अच्छा संस्कार मिला। और हमारी सुगता कुमारी जी को तो केरल साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला ही था। अभी आप लोगों को मैंने बताया सरस्वती सम्मान भी मिला था। और जो भारत की साहित्य अकादमी है उसकी अवार्डी भी रही हैं। उनकी बहन भी साहित्य अकादमी अवार्डी रही हैं। ये मतलब घर में 3 अवार्ड्स साहित्य अकादमी की, ये मतलब बहुत मतलब दुर्लभ ही चीज़ है। तो ये भी बताना चाहती थी मैं। और ये जो कुछ किताबों का नाम जो मैं ले रही हूँ, वो शांति नायर जी का जो पोस्ट है उसी से मैंने लिया है। मुथु चिप्पी, पातिरा भाषा, पावन मानव हृदयम, प्रणामम, इरुल चिल्लु कुकल, रात्रि भखा, अंबलमणि, तुला वर्षा पच्चा, राधा एविडे, कृष्ण, कवित कला, देवदासी, साइलेंट वैली। जब मैं वहाँ पर गई तो जो किताब उन्होंने मुझे कहा कि मेरी कल ही किताब आई है, देखोगी? मैंने कहा बिल्कुल देखूंगी, भला क्यों नहीं देखूंगी मैं। तो उन्होंने जो मुझे किताब दी वो उनकी महाभारत संबंधी वो कहानियों जैसी रचना थी जो उन्होंने बच्चों के लिए लिखी थी, मलयालम भाषा में थी। तो मैंने कहा कि मैं खुद ही इसको खरीदना पसंद करूंगी। तो हंसी बोलती है कि तुम्हें मलयालम तो आती नहीं। मैं अभी तक उसको नहीं खरीद पाई हूँ, ये सच है। मैंने उनकी केवल एक ही कविता प्यार का रंग का ट्रांसलेशन किया, यह भी सच है। आज मैं देख रही थी, मुझे लग रहा था कि उनकी बहन ने उनकी कुछ कविताओं का ट्रांसलेशन किया है। आज मैं जब देख रही थी आप लोगों से बात करने से पहले
आज मतलब पिछले 2-1 दिनों से जो मैं देख रही हूँ, तो मुझे लगा कि वहाँ से कुछ निकाल करके मैं कुछ कविताओं का अनुवाद कर सकती हूँ। प्रोफेसर शांति नायर की भी मैं मदद लेना चाहूँगी इसके लिए, और मुझे अच्छा लगेगा कि एक ऐसा व्यक्ति, देखिए ना, हम लोग सोचते हैं कि कवि का काम कविताएं करना है शब्दों से, लेकिन बात में वो गहराई और सचमुच की वो चीज़ आ ही नहीं पाती अगर मनुष्य बाकी सब चीज़ों से ना जुड़ा रहे। अगर वो समाज, उस तरह सामाजिक कार्यकर्ता ना होती जिन्होंने इतने सारे काम किए और जिनकी वजह से हम नेशनल मेंटल हेल्थ मिशन को भी जानते हैं, ऐसे ही लोगों की वजह से वो सब शुरू हुआ। साइलेंट वैली जिनकी वजह से बचा हुआ है, और जिन्होंने अभया और अभया बाला नामक संस्थाएं चलाई और बहुत सारे दूसरे भी काम किए। वो बाकायदा जो केरल की जो विमेन कमीशन है उसकी अध्यक्षा भी रहीं, फिल्म की जो सेंसर बोर्ड होती है उसकी अध्यक्षा रहीं, और बहुत जगहों पर उन्होंने काम किया। ऐसे व्यक्ति हमें राह दिखाते हैं। ऐसे व्यक्ति बोलते हैं कि घर के अंदर सब कुछ नहीं है। अगर आपने 4 किताबें पढ़ ली तो इसका मतलब नहीं कि जीवन देख लिया। किताबें पढ़ने के साथ साथ जीवन के साथ उसका कितना मिलान किया, और जीवन और किताबों को किस तरह से जोड़ा, शब्दों और जीवन को किस तरह से सार्थक किया, और आपके शब्द कहाँ तक सच्चे हैं ताकि वो सचमुच कह सके जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ऐसा कवि बनने के लिए घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। 2003 में उनके पति नहीं रहे, और उसके बाद ही मेरी उनसे मुलाकात हुई। इतनी शांत, ऐसी सरल मुद्रा, इतनी शांत, और उसके बावजूद ऐसा लगे जैसे कि वो हम लोगों से एक कदम, एक सीढ़ी ऊपर खड़ी हैं। एक अजीब सा ऑरा उनके आसपास, जिनको पाने के लिए आपको 2 कदम आगे बढ़ना पड़ता है, अपने मन को और गहरा करना पड़ता है, हृदय का विस्तार करना पड़ता है। तो ऐसे हृदय का विस्तार देने वाली सुगता दीदी, महामना सुगता टीचर, उनको याद करना और बार बार याद करना चाहूँगी। हो सकता है मैं फिर से इन पर कोई बात करूँ, कभी बात करूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं उन्हें नमन नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी प्रणाम दीदी, और मैं हाथ बढ़ाती हूँ, आप मेरा हाथ थामे, हमें एक श्रेष्ठ मार्ग की तरफ ले चले। प्यार का रंग कैसा, गंगा जल सा शीतल या अश्रु सा तप्त। प्यार का रंग दूध की तरह धवल, लाल और स्वर्णिम। प्यार के बहुत से रंग हैं, और मैं सचमुच में उस प्यार के रंग में ही डूबना भी चाहती हूँ, और चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ चलें। आएँ।